हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडियन लॉ एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं माइंड स्टॉर्मिंग लीगल वर्ड्स के बारे में फॉर लॉयर्स इन इंडिया। इंडिया में जो लॉयर्स जनरली यूज़ करते हैं अपनी कोर्ट प्रोसीडिंग में या लीगल प्रैक्टिस के दौरान या लीगल लैंग्वेज को समझने के लिए, तो उसे आज हम समझेंगे कि जो मेन माइंड स्टॉर्मिंग जो वर्ड होते हैं जिनसे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है, जैसे मान लीजिए कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान जजेस वगैरह पर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है या अच्छी कोर्ट प्रोसीडिंग मानी जाती है। इस तरह के जो लीगल वर्ड्स हैं उन्हें इस्तेमाल करने से, या हम किसी भी इंटरव्यू में अगर हम जा रहे हैं, इंटरव्यू फेस कर रहे हैं किसी भी जॉब के लिए, तो हम उसमें अगर इन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं या यूज़ करते हैं तो इन वर्ड्स से भी इंटरव्यूवर्स पर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। और साथ ही साथ जो हमारी लीगल कहना चाहिए नॉलेज है वो भी एनहेंस होती है। और लीगल जो ये टर्म्स हैं या वर्ड्स हैं, इनके वजह से हमारी लीगल नॉलेज एनहेंस होने के साथ साथ हमें लीगल वर्ड्स का सही जगह पर सही तरीके से इस्तेमाल करना या इसका यूज़ करना भी आ जाता है। तो इसलिए ये हर एग्ज़ाम या हर इंटरव्यू पर्पज़ से लॉ के फील्ड से जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और इन्हें अच्छे से समझे भी कि ये कहाँ पर किस सिचुएशन पर बेस्ड हैं, ये कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, इस तरह के वर्ड्स कहाँ पर इन्हें यूज़ करना होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अल्टीमेट फैक्ट। अल्टीमेट फैक्ट क्या होते हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। जैसे इन ए ट्रायल के दौरान एक कंक्लूजन ऑफ फैक्ट, जैसे कोई फैक्ट होता है किसी भी केस का, जो फैक्ट होता है, फैक्ट से मतलब होते हैं जो तथ्य जिन तथ्यों पर केस जो होता है वो बेस्ड होता है, तो उन तथ्यों का जो कंक्लूज़न निकल के आता है या निष्कर्ष निकल कर आता है तो उसको अल्टीमेट फैक्ट बोला जाता है, विच इज़ लॉजिकली डिड्यूस्ड फ्रॉम एविडेंस, जो कि एविडेंस से डिड्यूस, लॉजिकली जो एविडेंस से ही डिड्यूस किए जाते हैं या निकाले जाते हैं। जैसे एविडेंशियरी फैक्ट होते हैं ना, उनसे एविडेंशियरी फैक्ट से मतलब वो फैक्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल द एविडेंशियरी फैक्ट्स वर दैट ड्राइवर लेरी लीड फुट, मतलब जो लीड करता है और जो मेन हेड होता है वो, या एविडेंशियरी फैक्ट वो कहलाते हैं जिस पर पूरा केस बेस्ड होता है, या मेन फैक्ट को एविडेंशियरी फैक्ट बोलते हैं, जिन्हें एविडेंस के तौर पर हम मान सकते हैं या ले सकते हैं कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान। हम उसका जो है बेनिफिट उठा सकते हैं अपने कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान अपने केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। एक्सीड एक्सीड द स्पीड लिमिट, ठीक है, किसी भी मतलब अपने केस को स्पीड दे सकते हैं एक तरह से, या ड्रोव ओवर द डबल लाइन, या डबल लाइन भी खींच सकते हैं, या स्कीडेड एंड लॉस्ट कंट्रोल ऑफ हिज कार। जैसे मान लीजिए कोई लीड फुट करने वाली या तेज़ चलाने वाली गाड़ी वगैरह है और उसे जो है हम एक्सीड कर सकते हैं, अपनी स्पीड को लिमिटेड भी कर सकते हैं और एक्सीड भी कर सकते हैं। सेम ऐसे ही इसे एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझा जाए तो जैसे ड्राइवर लैरी होती है या लीड फुट पर जो बैठता है, लीड फुट करता है, उसे लीड करता है, तो डबल लाइन की तरह भी हम इसे एविडेंशियरी फैक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। इसका अगर हम चाहें तो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट भी उठा सकते हैं। अल्टीमेट फैक्ट उन्हें कहा जाता है। स्किडेड एंड लॉस्ट कंट्रोल ऑफ हिज कार, या फिर हम अपनी जो कार है या अपनी जो हम एक तरह जो हमारा जो केस है, इसको हमने एक कार से एग्जाम्पल के तौर पे समझ रहे हैं। जैसे हम लोग कार वगैरह चलाते हैं तो हम अगर चाहें तो उस पर कंट्रोल बना भी सकते हैं और चाहे उस पर कंट्रोल अपना वीक भी कर सकते हैं। तो द अल्टीमेट फैक्ट जो होंगे वो भी इसी तरह के होते हैं कि अगर हम उनका यूज़ सही जगह करें तो हम अपने केस को सही दिशा में ले जा सकते हैं, और अगर हम सही इस्तेमाल नहीं करते, अल्टीमेट फैक्ट मान लीजिए वही होते हैं जिन्हें एविडेंशियरी वैल्यू बढ़ा दी जाती है जिनकी, तो अगर हम उन्हें सही से लीड नहीं करेंगे तो हम अपने केस के लिए केस मतलब लूज़ कर जाएंगे या उसकी वीक कर जाएंगे केस की प्रोसीडिंग को, तो वहाँ हारने के चांसेस रहते हैं। देयरफॉर लीड फुट वॉज नेग्लिजेंट,
जैसे नेग्लिजेंटली करना, बहुत सी क्या होती है पार्टीज़ क्या करती हैं, वो जैसे गवाह चुस्त और जो पार्टी है वो वो हो जाती है बिल्कुल सुस्त पड़ जाती है, तो पार्टी जो होती है वो सुस्त हो गई और गवाह चुस्त हो गया, तो वहाँ पे केस मतलब जीतने के चांसेस नहीं होते। जैसे विटनेस तो तुम्हारा मतलब इस एक कहावत टाइप है ये। अगर जैसे मान लीजिए गवाह तो आपकी ठीक प्रोसीडिंग के टाइम पे आ रहा है, लेकिन मेन पार्टी नदारत है, नहीं आ रही, या केस की डेट है उसको प्रेजेंट नहीं है केस डेट पर, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे अल्टीमेट फैक्ट क्या होगा कि लूज़ करने के चांसेस रहते हैं केस को। इट इज़ इसेंशियल टू इंट्रोड्यूस द एविडेंशरी फैक्ट्स ड्यूरिंग द ट्रायल, और ये बहुत ज़रूरी है एविडेंशरी फैक्ट्स को इंट्रोड्यूस करने का ट्रायल के दौरान, इन ऑर्डर टू प्रूव द अल्टीमेट फैक्ट को प्रूव करने के लिए। ठीक है, ए मियर स्टेटमेंट बाय ए विटनेस दैट लीड फुट वॉज नेग्लिजेंट, जो स्टेटमेंट होगा विटनेस का वो एक लीड फुट की तरह होता है, नेग्लिजेंट भी हो सकता है, वो इज़ नॉट सफिशिएंट, वो ज़रूरी नहीं है, या वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं माना जाएगा, सिंस इट इज़ एन ओपिनियन ऑफ द विटनेस एंड इज़ नॉट एविडेंस। मतलब अगर मान लीजिए, इसे एक एग्जांपल से मैं बताऊं, मान लीजिए ए विटनेस है, उसने अपना बी के फेवर में, बी का वो विटनेस है और ए ने आकर जो है कोर्ट में बी के फेवर में ही स्टेटमेंट दिया, लेकिन उसे प्रूव भी करना होगा कि वो सही कह रहा है या नहीं कह रहा है, तो उसे जो है अल्टीमेट फैक्ट कहा जाएगा। अल्टीमेट फैक्ट या को जो है एविडेंशरी वैल्यू बढ़ा देने के लिए, उसको एविडेंशरी वैल्यू करने के लिए उसके फेवर में कुछ एविडेंस देने होंगे कोर्ट में, जिससे उसको कुछ मतलब रफ्तार मिले या स्ट्रॉन्ग बने वो विटनेस का ओपिनियन। ठीक है, फिर उसके बाद हम अल्ट्रा वायर्स जो नेक्स्ट वर्ड है, जो ज़्यादातर कोर्ट प्रोसीडिंग में या लीगल जो नॉलेज रखते हैं वो लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं। लॉयर्स हो गए, एडवोकेट्स हो गए, प्रोफेसर्स वगैरह जो एकेडमिक प्रोफेसर्स होते हैं वो भी बहुत इस्तेमाल करते हैं इन वर्ड्स का, और इनकी वजह से, इन वर्ड्स की वजह से, चाहे ये दो वर्ड्स का दिखाई दे रहा है, दो शब्दों का दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें मीनिंग बहुत मतलब ब्रॉड होते हैं, तो हम ये समझें, तो ये एक तरह की लैटिन जो हम देखते हैं मैगज़िम्स वगैरह देखते हैं, लैटिन में जो मैगज़िम्स होते हैं उसी तरह की हैं ये, जो कि इंडिया में यूज़ होते रहते हैं, इंडियन लॉ में, या इंडियन जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं लैटिन फॉर बियॉन्ड पावर्स। अल्ट्रा वायर्स का जो लैटिन मीनिंग निकलता है वो बियॉन्ड पावर्स निकलता है, मतलब कोई भी पर्सन अपनी जितनी क्षमता होती है उससे बाहर जाके कुछ करे। मान लीजिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं, कई ऐसे एग्जांपल हुए हैं कि कई आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर, सबसे अच्छी पोस्ट मान जाती है इंडिया में जो आईएएस ऑफिसर हो या आईएएस पोस्ट होती है, तो यूपीएससी या यूपीपीएससी वगैरह या स्टेट यूपीएससी जो निकालती रहती हैं वैकेंसी, तो उनमें कई ऐसे एग्जांपल्स होते हैं, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अपने पहले शुरुआती जो एजुकेशन ली है उन्होंने हाई स्कूल या 12th तक, तो वो ज़्यादा अच्छे नहीं थे, या ग्रेजुएशन तक भी उनकी अच्छी परसेंटेज नहीं थी, वो एवरेज स्टूडेंट थे, लेकिन बियॉन्ड द पावर्स जाके उन्होंने आईएएस एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, तो इसको अल्ट्रा वायर्स बोलेंगे एक तरह से कि या फिर हम इसको एक लीगल उसमें समझते हैं हम एक एग्जांपल से, जैसे in the law of corporations referring to acts of a corporation and or its officers outside the powers and or authority allowed a corporation by law, मतलब for example directors of high flyers in corporate operate a small bank for its employees and friends, which corporate law does not permit without a bank charter, or sells shares of stock to the public before a permit is issued। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी को परमिट दिया गया
किसी गाड़ी के लिए, और वो उससे बाहर जाके, परमिट से बाहर जाके अपना बियॉन्ड या अल्ट्रा वायर्स काम करे, या बियॉन्ड द पावर्स काम करे, या किसी ऑफिसर्स की कुछ लिमिटेड पावर्स हैं और उसके बियॉन्ड जाके वो कुछ अपनी एक्सेस ऑफ पावर्स का यूज़ करे, तो उसे बियॉन्ड द पावर्स कहेंगे, या बियॉन्ड पावर्स कहेंगे, या अल्ट्रा वायर्स कहेंगे इन मतलब लीगल वर्ड्स उसका जो होगा, या लीगल टर्म्स होगी उसकी अल्ट्रा वायर्स, और लैटिन में इसको बियॉन्ड पावर्स बोलेंगे। ठीक है, मतलब जो उसकी ड्यूटी है उससे बाहर जाके वो कुछ करे, एक्सेस ऑफ ड्यूटी करे। जैसे मान लीजिए हम इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं, ए ने बी को कुछ काम करने के लिए दिया, लेकिन वो उस काम को उस तरह से ना करके अपनी तरह से करता है, या उसने जो ए ने जो उसे डायरेक्ट किया है कि इस काम को जो है, मान लीजिए ए बी को 1000 रुपीज़ देता है सी को देने के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो सी है, सी के ऑलरेडी 1000 रुपये बी को देने थे, तो वो क्या करता है, वो 1000 रुपये बी अपने पास रख लेगा और सी से कह देगा जो तुम्हें मुझे 1000 रुपये देने थे तुम उसमें इनको एडजस्ट कर लो। ठीक है, तो वो बियॉन्ड द पावर्स या अल्ट्रा वायर्स कहलाएगा, कि उसने जो ए ने उसको डायरेक्ट किया था जॉब करने के लिए या किसी काम को करने के लिए, उसने वो ना करके उसको बियॉन्ड द वायर्स या बियॉन्ड द पावर्स किया। ठीक है, अल्ट्रा वायर्स काम कर दिया एक तरह से। फिर उसके बाद अल्ट्रा हज़ार्डियस एक्टिविटीज़। तो अल्ट्रा हज़ार्डियस एक्टिविटीज़ का मतलब होता है, मतलब ये ज़्यादातर स्ट्रिक्टली लायबिल जो होगी, इंजरी वगैरह जैसे कर दी जाती है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी बनती है इस पर। ये एक तरह से टॉर्ट वगैरह में यूज़ ज़्यादा होता है, टॉर्ट या छोटे मोटे जो अपकृत्य होते हैं वो। जैसे अल्ट्रा हज़ार्डियस एक्टिविटीज़, इसका एक एग्जांपल बहुत अच्छा है, जैसे नगर पालिका वगैरह होते हैं, जो म्यूनसिपाल्टी होती हैं, तो वो आजकल क्या होता है, कहीं लापरवाही के केस इन लोगों के दिखाई देते हैं। जैसे सड़क पर जैसे सीवर प्लांट किए गए हैं, लेकिन कई जगह ऐसा है कि कुछ सीवर, मतलब इस सीवर लाइंस स्टार्ट नहीं हुई, कुछ जो छोटे शहर हैं वहाँ पर भी इन्होंने बन रहे हैं, अभी काम ये जारी है, और तकरीबन 4-5 साल से काम चल रहा है, मतलब स्टार्ट हो चुका है और चल रहा है लगातार। लेकिन जहाँ पर ये स्टार्टिंग में लगा दिए गए उनमें कई काफ़ी पुराने हो गए, वो स्टार्ट नहीं हुए, सीवर सर्विस स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन वो खाली ही हैं, लेकिन उनके जो है डैमेज होने लगे टाइम के साथ साथ, या उसमें जो उसके कवर हैं वो कहीं हटा दिया या हट गया, तो या कोई कवर उसके जो सीवर का कवर था या जो उस पर ढक्कन लगाया जाता है, लीड होती है, वो मान लीजिए सीमेंट की है, वो टूट गई या कहीं से डैमेज हो गई, और उसकी वजह से किसी को मतलब इंजरी हो गई या किसी के साथ हादसा हो गया, ज़्यादातर होते ही रहते हैं। तो इस तरह की जो लापरवाही है वो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का केस बनता है। अगर मान लीजिए किसी के साथ ऐसा होता है तो वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बनेगा और फिर म्यूनसिपाल्टी पर इसकी लायबिलिटी बनेगी, क्योंकि ये एक तरह से लापरवाही का या एक तरह की जो वो होती है टॉड बनता है या अपकृत्य कहलाएगा। तो और इसका एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है इंडिया में, जैसे होते ही रहते हैं इस तरह के केस, जैसे हाल फिलहाल में बहुत इस तरह के केस हो रहे हैं, जैसे लाइट वगैरह जो लाइट इलेक्ट्रिक बोर्ड की तरफ से लापरवाही होती है ज़्यादातर। जैसे कहीं लाइट का तार टूट गया है और वो कहीं पे मतलब सड़क वगैरह पर पड़ा है, तो उससे कई बार कई लोगों को करंट भी लग जाता है। बहुत इस तरह के हादसे में बहुत लोग अपनी जान गंवा भी चुके हैं। ठीक है, और फिर उसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि जो इलेक्ट्रिक जो कॉरपोरेशन है उसकी तरफ से एक और लापरवाही देखने को मिलती है। कई घरों के ऊपर से जो इलेक्ट्रिक वायर्स है वो जा रही होती हैं, लेकिन वो लोग उन्हें नहीं हटाते या उस पर ध्यान नहीं देते, जबकि ये जो कॉरपोरेशन है, इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन, ये डिपार्टमेंटल ड्यूटी है, लेकिन वो लोग नहीं करते हैं इसको। और फिर भी जिनके घर के ऊपर से लाइन जा रही है, अगर वो लोग उसके लिए एप्लीकेशन देते हैं फिर भी उसमें लापरवाही हो रही होती है, तो उसमें जो है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी बनेगी उसकी इलेक्ट्रिक बोर्ड की। लेकिन इस तरह के केस काफ़ी होते हैं और काफ़ी हादसे होते हैं। अगर मान लीजिए किसी के साथ इस तरह का हादसा होता है, किसी को करंट लगने से मौत हो जाती है, किसी के घर के मेंबर को, या ग्रीवियसली इंजर्ड हो जाता है वो,
या किसी के घर के ऊपर जैसे लाइन जा रही है उसकी वजह से किसी को कुछ नुकसान होता है तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी बनेगी, स्ट्रिक्टली लाइबल होगा जो इलेक्ट्रिक बोर्ड है वो। ठीक है, तो फिर फॉर एनी इंजरी कॉज बाय द एक्टिविटी, जो उस एक्टिविटी की वजह से इंजरी हो रही है। ठीक है, जैसे पब्लिक स्ट्रीट पर भी काफ़ी लोग ऑटो रेस वगैरह करते हैं, उससे भी कई बार वो हो जाता है, किसी को इंजरी वगैरह हो जाती है, तो ये भी एक तरह का स्ट्रिक्टली लाइबिलिटी होगी। जो म्यूनसिपाल्टी बोर्ड होगा या जो डिस्ट्रिक्ट लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं ऑफिसर्स उन पर, और ये जो है एक तरह की अल्ट्रा हजार्डियस एक्टिविटी भी कहलाएगी। तो अल्ट्रा हजार्डियस एक्टिविटी जो वर्ड है वो वहाँ यूज़ होगा जो इस तरह के एक्टिविटी होती हैं, जैसे मैंने बताया लाइट विभाग की ओर से या म्यूनसिपाल्टी की ओर से इस तरह की एक्टिविटी। ठीक है, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, और इन वर्ड्स का अल्ट्रा हजार्डियस वर्ड हो गया या अल्ट्रा वायर्स वगैरह वर्ड हो गए, ये ज़्यादातर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो फाइल की जाती है उनमें ज़्यादातर इस्तेमाल होता है या यूज़ होता है। और फिर इसके अलावा एक और होता है मोटर व्हीकल एक्ट है, इनमें भी काफ़ी अल्ट्रा हजार्डियस एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कुछ लोग हेलमेट वगैरह नहीं लगाते, या आजकल जो है मास्क लगाने का बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरी है तो वो भी नहीं लगाते, तो ये भी अल्ट्रा वायर्स एक्टिविटी कहलाएगी या स्ट्रिक्टली लायबल होगा फिर वो पर्सन, इसीलिए फिर चालान वगैरह काटे जाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं अनक्लीन हैंड्स। अनक्लीन हैंड्स जैसे समझ में ही आ रहा है, a legal doctrine which is a defense to a complaint, which states that a party who is asking for a judgment cannot have the help of the court if he or she has done anything unethical in relation to the subject of the lawsuit. Thus, if a defendant can show the plaintiff had unclean hands, ठीक है, अगर डिफेंडेंट ये मान लीजिए प्लेंटिफ जो है वो डिफेंडेंट पर वो लगाते ही है, एलिगेशन लगाते ही हैं, लेकिन इफ़ ए डिफेंडेंट कैन शो द प्लेंटिफ हैड अनक्लीन हैंड्स, लेकिन अगर डिफेंडेंट, क्योंकि WS फिर डिफेंडेंट को फाइल करनी होती है, तो अगर वो WS में या रिटन स्टेटमेंट में ये बता दे कि प्लेंटिफ जो है अनक्लीन हैंड्स नहीं है, तो वो जो है अपनी जो बेगुनाही है उसे प्रूफ कर सकता है, तो वो उस केस की लाइबिलिटी से बच जाएगा। द प्लेंटिफ्स कंप्लेंट विल बी डिसमिस हो जाएगी प्लेंटिफ की जो कंप्लेन होगी, और द प्लेंटिफ विल बी डिनाइड जजमेंट। ठीक है, जजमेंट के लिए भी उसे डिनाइड किया जा सकता है, डिनाइल हो सकता है। अनक्लीन हैंड्स इज़ एट कॉमन अफर्मेटिव डिफेंस प्लीडेड बाय डिफेंडेंट्स एंड मस्ट बी प्रूव्ड बाय द डिफेंडेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हैंड, हार्ड नोज, शूज़, ग्रेस, गुड इनफ। Unclean hands is a common affirmative defense pleaded by defendants and must be proved by the defendant। ठीक है, ये प्लीड जो होगा वो भी डिफेंडेंट ही करेगा कि वो जो प्लेंटिव है उसके लगाए गए एलिगेशन सही है कि नहीं है, मतलब गलत प्रूफ करना उसके ऊपर ही ड्यूटी है, डिफेंडेंट के ऊपर, एंड मस्ट बी प्रूव्ड बाय द डिफेंडेंट, और ये मस्ट प्रूव करना होगा डिफेंडेंट को। फॉर एग्जांपल हैंक हॉर्डिस, जैसे मैंने एक एग्जांपल से बताया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वर्ड, ये है अनकंसाइनेबल। ठीक है, रेफरिंग टू ए कॉन्ट्रैक्ट और बारगेन विच इज़ सो अनफेयर टू ए पार्टी। जो बारगेन है, मान लीजिए ए ने बी से कोई सामान ख़रीदा लेकिन वो ज़रूरत से ज़्यादा बारगेनिंग करने लगे उसमें, तो वो अनफेयर होगा, उसको बोलते हैं अनकंसाइनेबल। ठीक है, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अनकॉन्स्टिट्यूशनल से जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ज़्यादातर यूज़ होता ही रहता है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग लीगल नहीं है। ठीक है, इल्लीगल है, यह कॉन्स्टिट्यूशन जिसको रेफर नहीं करता,
जैसे रेफरिंग टू ए स्टेट्यूट गवर्नमेंटल कंडक्ट, जो कोई भी स्टेट्यूट होगा वो गवर्नमेंट का कंडक्ट बताता है, कोर्ट डिसीजन और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट सच एज ए covenant which purports to limit transfer of real property only to consciousness which violate one or more provisions of the US Constitution. The ultimate determination of constitutionality is the US Supreme Court. Constitutional can also refer to violations of a state constitution, मतलब violation of the स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। जैसे लॉ जो स्टेट है या कोई भी गवर्नमेंट है, तो जैसे हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, उसने हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया हुआ है इंडियन, जो हमारी पार्लियामेंट है, किस तरह से क्या प्रोसीडिंग होगी, पॉलिटिकल पार्टीज़ कैसे काम करेंगी, या प्रेसिडेंट कैसे अपॉइंट होंगे और गवर्नर कैसे अपॉइंट होंगे, ये सारा प्रोसीजर दिया गया है। स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, सब दिया हुआ है। लेकिन जो चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशनल है वो भी बताई गई है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है वो भी बताई गई हैं। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट होना या कॉन्स्टिट्यूशन के किसी रूल या लॉ का को वायलेट करने वाली चीज़ों को या प्रोविजंस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस। अंडर द इन्फ्लुएंस का मतलब होता है किसी को भ्रम में डालना या मिस अप्रोप्रिएट करना या उसे गलत तरीके से कुछ चीज़ बताना और उससे जो है अपना काम करवा लेना, या पब्लिक ड्रंकनेस या किसी को ड्रग्स देना या अल्कोहल करके अंडर इन्फ्लुएंस करके उसको डरा धमका के कोई काम अपना करवाना, वो अंडर द इन्फ्लुएंस कहलाता है। जैसे या फिर करप्शन के ज़्यादातर ऐसे केसेस होते हैं, किसी भी ऑफिसर को पैसे दे के कुछ काम करवा देना जो कि इलीगल है, तो वो सब चीज़ें क्या है, अंडर द इन्फ्लुएंस कहलाती है। फिर अंडर राइट,